वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर में श्वास चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली। वह क्या सपूत जो जन्मभूमि के प्रति कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। मुनिवर दधीचि हो गए अमर, जिनकी हड्डियों से वज्र बना। संकट समाज का दूर किया, देकर पावन शरीर अपना। वह मानव क्या जो हित समाज के प्राण प्रसून चढ़ा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम देश के आ न सका। ऐसे लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा भारत की जनसंख्या टॉपिक चल रहा था, जिसमें कल हमने भारत की जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण किया था। भी प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो केस में। उसमें भारत की जनसंख्या 20.3 करोड़ थी, जो बढ़कर 1901 के अंदर 23.84 करोड़ हो गई थी। उसके बाद 20वीं जनगणना का हमने विश्लेषण किया था कि भारत के अंदर 1901 से लेकर 2011 तक ओवरऑल जनसंख्या का हमने विश्लेषण किया। यानी जनसंख्या वृद्धि को 4 पार्टों में बांटकर 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 और 81 से 2011 तक का विश्लेषण हमने कर लिया था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि भारत के जनगणना इतिहास में जो 1911 से लेकर 21 का जो दशक था वो महान जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में मुख्य रूप से क्या है जाना जाता है। तो उसमें क्योंकि 8 लाख जनसंख्या है, वो इन्फ्लुएंजा महामारी और जो अकाल पड़ा था उसके कारण यानी गिरावट आई थी। उसके बाद धीरे धीरे यह जनसंख्या बढ़ी और 1951 से 1981 का जो दशक था जनसंख्या विस्फोट का काल था, उसका भी हमने विश्लेषण किया। तो आज हम ओवरऑल देखेंगे कि भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि 2011 का विश्लेषण करेंगे। 2001 से 2011 के अंदर जनसंख्या के अंदर यानी वृद्धि किस पर यानी कितना डिफरेंस रहा अलग अलग राज्यों के अंदर, जिसको हम जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण भी कह सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि का स्थानीय प्रारूप के अंदर भी उसको क्या है यानी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के अंदर, उसके अंदर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। इसके अलावा 0 से 10% जनसंख्या वृद्धि किस राज्य के अंदर हुई, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25
यानी 25 से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को हम मैप के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका विश्लेषण हमें करेंगे। तो कल हमने विश्लेषण किया था कि भारत विश्व की जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी देश है। भारत 2011 के आंकड़ों का यदि हम आधार माने, क्योंकि प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है और 2011 की जनगणना थी वो कौन सी 15वीं जनगणना थी। क्यों? क्योंकि 1972 में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, वो कोई यानी क्रमवार जनगणना नहीं थी और उसके अंदर सभी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। 1981 के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना मुख्य रूप से क्या है हो रही है और अब वर्तमान के अंदर 2021 के अंदर आंकड़े आने वाले थे, जनगणना शुरू हुई, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उसको एक बार रोक दिया गया। तो उसका आंकड़े हैं 2021 के एंड तक आने की संभावना है। तो इसके अंदर यदि हम देखते हैं 2011 का जो आंकड़ा है तो उसके अंदर जनसंख्या देखें तो भारत की 1,21,05,69,573, जिसको हम शॉर्ट में यानी 121.05 करोड़ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे 69,000 है तो इसको हम 6 में भी शामिल कर सकते हैं। कल मैंने भूलवश इसको 9 बोल दिया था, 21.09 करोड़, तो 21.09 करोड़ न होकर 21.05 कह दो या 6, क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या है 1,21,05,69,573 जनसंख्या है वो यानी पाई जाती है और भारत अपने पड़ोसी देश चीन के बाद द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत के अंदर आज हम बात करेंगे स्थानीय प्रतिरूप के अंदर कि देश के विभिन्न भागों के अंदर जनसंख्या प्रतिरूप में काफी अंतर पाया जाता है। यदि मैं बात करूं 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण है, यदि हम कहें जनसंख्या वृद्धि तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी दादरा एवं नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो 55.58% की वृद्धि यानी 2001 से 2011 के आंकड़ों के अंदर वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा यदि हम देखते हैं दमन एवं दीव के अंदर यानी जनसंख्या वृद्धि हुई 53.76%। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा यानी हम बात करते हैं यानी राज्यों के अंदर भी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में बात करते हैं तो मेघालय राज्य आ जाता है। तो मेघालय राज्य में 27.8% वृद्धि मुख्य रूप से क्या है 2001 से 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो वृद्धि हुई थी। ये है मेघालय राज्य जो उत्तर पूर्व के अंदर 7 सिस्टर के अंदर इसकी स्थिति है वो आ जाती है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य है। इसके अलावा इसके ऊपर वाला जो राज्य अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 55.9% वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं बिहार के अंदर 25.1% वृद्धि दर्ज की गई। तो ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य हैं। वहीं हम कम वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करते हैं तो कम वृद्धि के अंदर यदि हम विश्लेषण करें तो नागालैंड के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी 0.58%, यानी 58 यानी 0.58% यानी आधा % ऋणात्मक रही थी। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2001 के अंदर जब जनगणना हुई थी तो यह सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य था, यानी यहाँ 64.57% की वृद्धि दर्ज इसके अंदर यानी 57 कह दो या इसके अंदर कुछ किताबों में 53 भी लिखा हुआ है,
तो यानी 2001 के अंदर तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य था, यानी कौन सा, यानी आपकी बात करते हैं तो नागालैंड। और लेकिन इसके अंदर अब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, यानी ओवरऑल देखें तो 65.08% की यानी घटाव आया है। सबसे कम यानी सबसे ज्यादा घटाव इसी राज्य के अंदर आया है। और इसमें कई कारण इसके अंदर है। एक तो ये उत्तर पूर्व राज्य अशांत क्षेत्र है, माइग्रेट भी यहाँ हुआ है। दूसरा, शिक्षा का स्तर भी यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, उच्च है। और बहुत से कारण है जिसका हम आगे टॉपिक के अंदर विश्लेषण करेंगे। तो यदि मैं बात करूं जो 1991 से 2001 में तो 64.53 सर्वाधिक वृद्धि दर वाला था, और 2001 से 2011 के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य है नागालैंड, जो उत्तर पूर्व के अंदर इसकी लोकेशन देखें तो नागालैंड की ये आ जाती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि के अंदर काफी विविधताएं मिलती है। भारत के यानी औसत जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि यदि हम भारत की ओवरऑल देखें तो 17.64% है, यानी 2001 से 2011 के अंदर 17.64% वृद्धि हुई थी, यानी 1.2 करोड़ से लेकर यानी 121 करोड़ हो गई। तो लगभग यदि हम बात करते हैं तो 18 करोड़ से अधिक जनसंख्या है 10 सालों के अंदर वृद्धि हुई। भारत के यदि हम बात करते हैं तो 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें यानी जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत 17.64 से क्या है, इनमें अधिक है। यानी 14 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राष्ट्रीय जो जनसंख्या वृद्धि का जो औसत है 17.64%, इससे अधिक है। भारत में यदि ओवरऑल देखें तो देश के अंदर 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य है देश के सुदूर पूर्व के अंदर, यानी सुदूर पूर्व वाले राज्य हैं, या बात करते हैं उत्तर व मध्य भारत के जो राज्य हैं वहां जनसंख्या है वो 20% से अधिक वृद्धि हुई है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, पूर्वी तटीय राज्य देखें या यदि हम दक्षिण पूर्वी असम घाटी महाराष्ट्र के भागों में वृद्धि धीमी दर्ज की गई है। और इसमें प्रमुख कारण क्या है, एक तो सामान्य उच्च साक्षरता इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा वहां देखें तो सामाजिक और आर्थिक विकास उस क्षेत्र के अंदर अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो भारत के अंदर जो जनसंख्या का विश्लेषण देखें तो भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि को हम मैप के माध्यम से भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर यदि हम देखें तो भारत के अंदर ओवरऑल यदि हम बात करें तो जनसंख्या जो वृद्धि है, वृद्धि को हम यानी 0 वृद्धि दर वाले राज्य में कौन कौन से आते हैं, 0 से लेकर 10% वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, 10.1 से लेकर यानी 15 तक वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, उनका भी विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा 15.1 से यदि हम देखें तो 20% वृद्धि दर वाले राज्य हैं वो कौन कौन से आते हैं, उनका विश्लेषण भी करेंगे। इसके अलावा 20.1 से लेकर 25% वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पूछा जाता है, चाहे वो केवीएस नवोदय विद्यालय के हों या इसके अंदर हम देखना चाहें यानी बीएड एसएससी का यानी एग्जाम हो या ओवरऑल अपने देखें तो यूजीसी नेट के एग्जाम है, इसमें इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा 25% से अधिक वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं, उसका हम इस मैप के माध्यम से क्या है समझने की कोशिश करेंगे। तो 0% वृद्धि दर करने वाला भारत का एक ही राज्य है जिसका हमने अध्ययन कर लिया था, यानी कौन सा,
यानी ये राज्य है नागालैंड, और नागालैंड के अंदर यानी -0.58% की यानी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी इसकी लोकेशन देखना चाहें तो ये नागालैंड राज्य है, यहाँ -0.58% वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद 0 से 10% वृद्धि दर वाले राज्यों में बात करते हैं तो इसके अंदर यानी केरल राज्य आ जाता है। केरल राज्य की यदि हम बात करते हैं तो केरल राज्य 4.9% की वृद्धि यानी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा केरल के जस्ट ऊपर एक गोवा राज्य है, गोवा राज्य का यदि हम बात करते हैं तो यानी 8.2% वृद्धि है वो गोवा राज्य के अंदर, यानी प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा यानी इस साइड के अंदर देखें तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कौन सा लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह के अंदर यदि हम देखें लक्षद्वीप समूह में देखें तो 6.10% की वृद्धि दर्ज, यानी यहाँ पर भी यानी कम वृद्धि दर वाले राज्य हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी ये वाले जो टेरिटरी है अपने केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी यदि हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो 6.86% वृद्धि है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई। तो 0 से यानी 10 के बीच में यानी एक तो आपका आ जाता है कौन सा केरल 4.9, गोवा 8 यानी 2 प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा यानी लक्षद्वीप समूह आ जाता है 6.10 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है 6.86% की वृद्धि यानी दर्ज की गई। उसके बाद 10 से 15% की वृद्धि दर वाले राज्यों के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर यानी आंध्र प्रदेश राज्य आ जाता है, और आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर यदि हम बात करना चाहें तो 10.98% वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर यानी इस राज्य के अंदर यानी दर्ज की गई। इसके अलावा यानी भारत का सबसे यानी छोटे राज्यों के अंदर यदि हम देखना चाहें तो उसके अंदर यानी कई राज्य आ जाते हैं, जिसमें यानी हम एक राज्य था उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य के अंदर देखना चाहें तो यहाँ 14.09% की वृद्धि इस राज्य के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा भारत का यानी अन्न भंडार पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 13.89% की वृद्धि यानी कौन से राज्य के अंदर पंजाब राज्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा यानी पंजाब से जस्ट ऊपर है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर वृद्धि दर है वो 12.94% वृद्धि है वो कहां पर यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर यानी वृद्धि दर्ज की गई। देखिए अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि दर वाले मामलों में दूसरे स्थान पर है 25.9%, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश जहां यानी वृद्धि दर 12.94% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और सिक्किम के अंदर यदि हम देखना चाहें तो 12.89% यानी वृद्धि दर्ज की गई कहां पर सिक्किम राज्य के अंदर। इसके अलावा यानी उत्तर पूर्व का जो त्रिपुरा राज्य है यहाँ पर भी वृद्धि दर है वो 14.84। इसके अलावा पश्चिम बंगाल राज्य है यहाँ पर भी वृद्धि दर यानी कम देखने को मिली है और 13.84% यानी 13.84% कहां पर यानी पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर दर्ज की गई। तो ये राज्य है 0 यानी 10.1 से 15% यानी वृद्धि दर्ज इसके अंदर की। तो एक बार पुनः देख लेते हैं, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर 10.98% की वृद्धि दर्ज की गई, और ओडिशा के अंदर 14.09% की वृद्धि दर्ज की गई। पंजाब है वहां 13.89% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है वहां पर 12.94%, सिक्किम 12.89% की वृद्धि दर्ज इसके अंदर यानी की गई। त्रिपुरा 14 यानी इसके अंदर 84% की वृद्धि दर्ज की गई। तो ये राज्य है यानी 10.1 से 15% की वृद्धि दर्ज करने वाले। तो 15.1 से 20 के अंदर कौन कौन से राज्य हैं उनका भी एक बार विश्लेषण कर लेते हैं।
तो यहाँ विशेष तौर पर कर्नाटक राज्य आ जाता है। और कर्नाटक राज्य के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 15.60% की वर्दी कर्नाटक राज्य के अंदर दर्ज की गई। इसके अलावा 15.99% वर्दी है वो प्रमुख रूप से किसमें यानी महाराष्ट्र राज्य के अंदर यानी दर्ज की गई। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड यदि हम बात करते हैं तो इस उत्तराखंड राज्य का यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो 18.81% वर्दी यानी इस राज्य के अंदर दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात है, वह 19.28% की वर्दी यानी दर्ज इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य में 15.61% की वर्दी यानी इस राज्य के अंदर भी प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। तो ये राज्य आ जाते हैं जिसके अंदर हमने गुजरात में 19.28 यानी उत्तराखंड में 18.81 यानी आपका कर्नाटक के अंदर 15.60 और यहाँ आ जाता है तमिलनाडु के अंदर 15.81% की वर्दी है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर दर्ज की गई। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो यानी ये राज्य आ जाते हैं 15 से 20% वर्दी दर्जे वाले राज्य। 20.1 से यदि हम 25% की वर्दी दर वाले राज्यों का यदि हम विश्लेषण इसके अंदर करना चाहें तो इसके अंदर कई राज्य प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आ जाते हैं। जिसके अंदर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य आ जाता है यानी ये आ जाता है छत्तीसगढ़ राज्य, तो 22 पॉइंट इसके अंदर 56% की यानी 22.61% की वर्दी है वो यानी इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर प्रमुख रूप से दर्ज की गई। और छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य झारखंड यहाँ यानी 22.40% की वर्दी यानी इस राज्य के अंदर प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य आ जाता है, तो भारत का दूसरा सबसे यानी बड़ा राज्य आ जाता है, तो यहाँ 20.35% की वर्दी दर्ज की गई। इसी कैटेगरी में अपना राजस्थान आ जाता है 21.30% वर्दी दर वाला राज्य आ जाता है। इसके अलावा मिजोरम राज्य है, मिजोरम राज्य के अंदर भी 23.84% की वर्दी दर्ज इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है की गई। तो ये आ जाते हैं यानी 20.1 से लेकर 25%। इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड जो राज्य है यानी उसका भी हमने विश्लेषण कर लिया। इसके अलावा ओवरऑल यदि हम देखें 25% से अधिक वर्दी दर वाले राज्य कौन से हैं तो उसके अंदर यानी सबसे ज्यादा वर्दी दर हमने पहले डिस्कस कर लिया, मेघालय राज्य में 27.8, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 25.9%, इसके अलावा बिहार राज्य है वहां 25.1% की वर्दी यानी इस राज्य के अंदर दर्ज की गई। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में यदि हम देखना चाहें तो दादरा नगर हवेली के अंदर यानी दादरा नगर हवेली के अंदर वर्दी दर सर्वाधिक यदि हम बात करते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो यहाँ 55.58% की वर्दी यानी इस राज्य के अंदर यानी केंद्र शासित प्रदेश टेरिटरी के अंदर प्रमुख रूप से क्या है दर्ज की गई। इसके अलावा दमन व दीव यानी इस केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी यानी 53.76% की दर्ज की गई। यानी पौंडीचेरी है वह 28.08% की वर्दी दर्ज की गई। तो इस प्रकार और मैप के माध्यम से भी हमने विश्लेषण किया। तो अब हम बात करते हैं जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है कि भारत के अंदर यानी वहां की भौतिक स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि की विविधता के कारण क्या है जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, या यूं ही जनसंख्या वितरण में असमानता प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं भारत का यानी 5 यानी बड़े जनसंख्या वाले राज्य जिसमें हम देखें उत्तर प्रदेश है,
19.98 करोड़ जनसंख्या प्रमुख रूप से निवास करती है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उसके बाद यानी महाराष्ट्र में 11.23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा बिहार राज्य है 10.40 करोड़ जनसंख्या और पश्चिम बंगाल में 9.12 करोड़ और आंध्र प्रदेश के अंदर अविभाजित आंध्र प्रदेश, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे हैं 2011 के, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना कब? 2 जून 2014 को भारत का यानी आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। क्योंकि ये आंकड़े उससे पहले के हैं तो उसके आधार पर यानी 5 राज्यों में कौन कौन से, यानी उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार, इधर पश्चिम बंगाल और इधर देखते हैं महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और इधर आंध्र प्रदेश, ये यानी 5 राज्य देश का 30% क्या रखते हैं भाई? क्षेत्रफल रखते हैं। और इन 5 राज्यों के अंदर यानी 50% जनसंख्या निवास करती है। कितने? यानी 5 राज्य कौन से हो गए? ये मैप में देखना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश हो गया, यानी बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं में भारत की कुल क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल, यहाँ जनसंख्या मिलती है 50%। वहीं यदि हम दूसरी तरफ देखें भारत के उत्तर पूर्व के, यानी इसके अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाला ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर यानी भारत के 10 राज्य आ जाते हैं। 10 राज्यों में भारत का 16% क्षेत्रफल है और यहां भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 4% जनसंख्या निवास करती है। तो इसके आधार पर हम आंकलन कर सकते हैं कि जनसंख्या वितरण में भारत के अंदर असमानता पाई जाती है। यानी उत्तर पूर्व के यानी 10 राज्य, जिसमें ये 7 सिस्टर, सिक्किम और यानी ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाला जो ये क्षेत्र है, ये 10 राज्य है। भारत का 16% क्षेत्रफल है, 4% जनसंख्या। क्यों? क्योंकि ये दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ मूलभूत सुविधाएं, वन संपदा ज्यादा है और इस क्षेत्र के अंदर यानी हम बात करते हैं तो यानी कृषि औद्योगिक विकास है वो कम हुआ है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है। जो ऊपर वाले जो 5 राज्य थे ये लगभग मैदानी क्षेत्र है, कृषि की दृष्टि से समृद्ध है, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, जिसके कारण यह जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। भारत के अंदर यदि हम देखें यानी 1% से यदि हम बात करते हैं अधिक यानी जनसंख्या वाले 18 राज्य, 1% से अधिक क्षेत्रफल वाले 18 राज्यों में भारत की 97% जनसंख्या निवास करती है। 97% जनसंख्या है वो प्रमुख रूप से क्या है? निवास करती है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखिए भारत के जनसंख्या वितरण में काफी असमानता पाई जाती है। भारत का यानी हम भौतिक स्वरूप के आधार पर देखें तो भारत का उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वहां सघन जनसंख्या निवास करती है और वहां उत्तर भारत के मैदान के अंदर 42.7% जनसंख्या है वो निवास करती है, जिसमें यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 19.98 करोड़ जनसंख्या आ जाती है, पंजाब में 2.77 करोड़ जनसंख्या आ जाती है। हरियाणा के अंदर बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर 2.54 करोड़ जनसंख्या आ जाती है। बिहार राज्य है वहां पर जनसंख्या का यदि हम विश्लेषण करें 10.41% जनसंख्या निवास करती है। अपना राजस्थान भी मैदान में आता है तो राजस्थान के अंदर 6.85 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या इस क्षेत्र में यानी सघन पाई जाती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और पठारी प्रदेश के अंदर देखें तो भारत में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र महाराष्ट्र आ जाता है। इस जहां 11 यानी लगभग 23 करोड़ जनसंख्या निवास करती है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश आ जाता है 7.26 करोड़ जनसंख्या, कर्नाटक आ जाता है 6.11 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, आंध्र प्रदेश 8.45 करोड़ जनसंख्या निवास इसके अंदर करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या वेतन में भारत में काफी असमानताएं देखने को मिलती है। तो ये असमानता क्यों मिलती है? तो जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारकों का यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो नंबर 1 कारक आता है, यानी हम जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 आ जाती है जलवायु। और यदि हम देखना चाहें किसी भी क्षेत्र के अंदर यानी जनसंख्या वहां ज्यादा निवास करेगी जहां मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल जलवायु हो, न तो ज्यादा गर्मी हो न अधिक सर्दी होती है, तो वहां मनुष्य रहना पसंद करता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बम्बई के अंदर ओवरऑल टेम्परेचर है 22 से लेकर लगभग 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। तापांतर भी बहुत अधिक रहता है। मानव की श्रम शक्ति ज्यादा, सर्वाधिक नगरीकरण वाला यानी राज्य आ जाता है बम्बई। तो इस प्रकार जो भारत की जो तटीय राज्य हैं वहां सम जलवायु पाई जाती है, और सम जलवायु होने के कारण यहाँ कई बड़े महानगरों का विकास हुआ है, औद्योगिक नगरों का विकास इस क्षेत्र में अधिक हुआ। तो यानी अनुकूल जलवायु जहां मिलेगी जनसंख्या अधिक मिलेगी, इसके विपरीत वहां जनसंख्या कम मिलती है। जैसे हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर यानी जलवायु अनुकूल नहीं है, तो वहां जनसंख्या का वितरण है वो यानी कम देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं धरातल, या हम इसको उच्चावच कह सकते हैं। यह मैदानी भाग है, यानी कृषि की दृष्टि से समृद्ध भी है और परिवहन उद्योगों का विकास अधिक हुआ है, तो बेसिकली वहां जनसंख्या अधिक मिलती है। तो और उत्तर भारत का जो मैदानी प्रदेश है वह भारत की 42.7% जनसंख्या निवास करती है। वहीं हमने डिस्कस किया उत्तर पूर्व के 10 राज्य हैं, 16% क्षेत्रफल है, जनसंख्या निवास करती है 4%। तो यानी धरातल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए परिवहन के साधन भी वहां मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकास होगा, औद्योगिक विकास भी उस क्षेत्र के अंदर अधिक देखने को मिलेगा, और अन्य जो क्रियाएं हैं उस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलेगी, जिसके कारण वहां जनसंख्या अधिक मिलेगी। जहां दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, या वहां जनसंख्या बेसिकली कम देखने को मिलती है, जिसके कारण जनसंख्या यानी वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा यदि हम बात करते हैं जलापूर्ति, तो जल न केवल यानी कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और नगरों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार के घरेलू कामों में यानी जल की आपूर्ति अधिक होती है, और जिसका यानी जहां जल की उपलब्धता अधिक है वहां जनसंख्या अधिक मिलती है। जैसे उत्तर भारत के विशाल मैदान में यानी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जनसंख्या का दबाव अधिक मिलता है। तटीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता है तो अधिक है। इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान के अंदर जनसंख्या यानी कम मिलने का एक प्रमुख कारण है कि जल की आपूर्ति बहुत ही कम वहां देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा कारक की बात करते हैं तो खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन का यानी जनसंख्या के वितरण में अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, या दक्षिण के जो राज्य हैं यहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और जिसका प्रभाव ये रहता है कि वहां जनसंख्या अधिक मिलती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली है, तो अरावली के आसपास वाले क्षेत्रों के अंदर यानी दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन वहां जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलती है। तो खनिज संसाधन का भी जनसंख्या के वितरण के अंदर यानी प्रभावित करती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं परिवहन या परिवहन के जो साधन है, परिवहन की सुविधा, और परिवहन की सुविधा के अंदर या तो जल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन
का यदि अधिक विकास हुआ है तो वह जनसंख्या अधिक मिलती है। जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ यानी सड़क परिवहन का अधिक विकास हुआ। बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाले जो क्षेत्र हैं रेल परिवहन का अधिक विकास हुआ, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अधिक प्रमुख रूप से क्या है मिलती है। इसके अलावा अन्य कारकों के अंदर यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर सामाजिक व मनोवैज्ञानिक कारक आता है। यानी एक धर्म विशेष के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या, जैसे कोई प्रमुख धार्मिक केंद्र है वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलते हैं, या कोई पर्यटक स्थल है यानी उत्तराखंड के अंदर मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, इस क्षेत्र के अंदर विकसित होने का प्रमुख कारण भी उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो पर्यटक स्थल हो या कोई धार्मिक केंद्र हो वहां उसके क्षेत्र के अंदर वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक व आर्थिक कारक भी प्रमुख रूप से, यानी उद्योगों के विकास के कारण वहां यानी लोगों को रोजगार मिलता है तो उस क्षेत्र में नगरों के अंदर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। या जो राजनीतिक दृष्टि से ऐसा क्षेत्र होता है, जैसे हमने बात की नागालैंड के अंदर ऋणात्मक वृद्धि का प्रमुख कारण ये अशांत क्षेत्र है, और जहां अशांत क्षेत्र होगा वहां जनसंख्या बेसिकली कम देखने को मिलती है। जहां राजनीतिक स्थिरता होगी वहां जनसंख्या अधिक देखने को प्रमुख रूप से क्या है मिलती है। तो ये 7-8 जो महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने जलवायु देखा, धरातल, जलापूर्ति, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये यदि प्रतिकूल होंगे वह जनसंख्या बेसिकली कम मिलेगी, ये इनकी स्थिति अनुकूल मिलेगी वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार यदि हम देखें भारत के अंदर, तो भारत चूंकि जनसंख्या की दृष्टि से यानी चीन के बाद दूसरा स्थान है, हर छठा यानी विश्व का व्यक्ति भारत में निवास करता है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 जनसंख्या निवास करती है, और उसमें पुरुष की देखें तो 22.31 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 51.47% जनसंख्या तो पुरुषों की है। वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 58.74 करोड़ जनसंख्या, जिसमें देखें प्रतिशत में तो 48.53% जनसंख्या है वो महिलाओं की निवास करती है। और भारत में सर्वाधिक यानी जनसंख्या वाला जो नगर है वो आता है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या 1.67 करोड़ जनसंख्या आ जाती है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो इसमें लक्षद्वीप समूह प्रमुख रूप से आ जाता है, जिसकी जनसंख्या 64,473 है, वो प्रमुख रूप से क्या है पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हमने डिस्कस कर ली, उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है राज्यों में। और राज्यों के अंदर यदि हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या यानी सिक्किम राज्य की आ जाती है, 6.10 लाख जनसंख्या सिक्किम राज्य की प्रमुख रूप से क्या है आती है। तो ओवरऑल हम देखें तो भारत के कई बार क्रम पूछ लिया जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या में नंबर 1 आ जाता है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर यदि हम बात करते हैं 11.23 करोड़ के साथ महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार 10.40 करोड़ के साथ, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़ के साथ, पांचवें स्थान पर आंध्र प्रदेश 8.45 करोड़ के साथ निवास करती है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश आ जाता है 7.26 करोड़ आ जाता है। इसके बाद तमिलनाडु राज्य आ जाता है जिसमें 7.21 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। फिर 8वें स्थान पर राजस्थान का स्थान आता है, तो राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। और 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। यदि वर्तमान स्थिति में देखें, क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो गया, उसके बाद राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। लेकिन जनगणना इतिहास की दृष्टिकोण से देखें 2011 के जनगणना का विश्लेषण करें तो उसमें राजस्थान का स्थान है 8वां स्थान आता है। वही कम जनसंख्या के अंदर देखें तो यानी सिक्किम राज्य है, वहां 6.10% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद जो मिजोरम राज्य है
मिजोरम राज्य के अंदर 10.97 लाख जनसंख्या है वो निवास करती है। इसके बाद इसका अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है 13.83 करोड़ जनसंख्या आ जाती है। इसके अलावा यानी गोवा राज्य आ जाता है जहां 14.59 लाख जनसंख्या आ जाती है। इसके बाद नागालैंड का स्थान आ जाता है जहां 19.80 करोड़ जनसंख्या है वो प्रमुख रूप से निवास करती है। तो ये हो गया ओवरऑल इसके अंदर। अब थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि के अंदर राज्यों का थोड़ा सा देख लेते, 3 पोजीशन राज्यों में देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में रही थी किसमें, यानी आपका आ जाता है यानी मेघालय राज्य 27.8% के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश 25.9% के साथ, तीसरा बिहार 25.1 आता है। वह न्यूनतम में देखें तो नागालैंड में ऋणात्मक -0.58%। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर केरल का आ जाता है यानी 4.9%। तीसरा यदि हम बात करते हैं तो गोवा राज्य का आ जाता है 8.2। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में हमने डिस्कस कर लिया, दादर नगर हवेली में 2001 से 11 के अंदर 55.58% की वृद्धि हुई। दूसरा दमन दीव के अंदर 53.76%। इसके अलावा पुडुचेरी के अंदर 28.08% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम के अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर लक्षद्वीप 6.10% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6.86% की वृद्धि इसके अंदर दर्ज की गई। तो इस प्रकार आज हमने भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिरूप का अध्ययन किया, जनसंख्या का वेतन देखा, जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से, और भारत में जनसंख्या का यानी प्रमुख बड़े जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, उनका हमने आज विस्तार से अध्ययन किया। इसके साथ अगले वीडियो के अंदर हम भारत में जनसंख्या घनत्व का डायग्राम रेखा चित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी